नमस्कार। कभी सोचा है आसमान में वो जो रॉकेट जाता है, इतनी भारी मशीन आखिर उड़ती कैसे है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक स्रोत है, रॉकेट विज्ञान और न्यूटन का तीसरा नियम। और हमारा मकसद है न्यूटन के इस काफी मशहूर नियम को थोड़ा आसान भाषा में समझना और ये देखना कि कैसे ये एक साधारण सा सिद्धांत इतने बड़े रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचा देता है। अच्छा, शुरू करते हैं एक बिल्कुल आम अनुभव से। सोचिए, अगर कोई मान लो स्केटबोर्ड पर खड़ा है और एक भारी सी गेंद जोर से आगे फेंकता है तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, वो इंसान खुद पीछे की तरफ जाएगा थोड़ा सा, है ना? हाँ, जाएगा। बस यहीं पर न्यूटन का तीसरा नियम आ जाता है। सीधी सी बात है, हर क्रिया के लिए एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। तो जब वो गेंद आगे फेंकी, वो हुई क्रिया, एक्शन। हाँ, एक्शन। और उसकी प्रतिक्रिया में फेंकने वाले पर पीछे की तरफ एक धक्का लगा, उतना ही बल। ये कोई किताबी फॉर्मूला नहीं है, बस ये तो हर जगह हो रहा है हमारे आसपास। अच्छा, ये तो हुआ गेंद और स्केटबोर्ड। अब इसी चीज को इतने बड़े भारी भरकम रॉकेट पे कैसे लागू करें? वो कैसे ऊपर जाता है फिर? देखो, सिद्धांत बिल्कुल वही है, बस स्केल बहुत बड़ा है। रॉकेट का जो इंजन होता है ना, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा जली हुई गैस एकदम जबरदस्त प्रेशर से नीचे की तरफ फेंकता है। नीचे की तरफ? हाँ, तो ये हो गई क्रिया, जोरदार एक्शन। ठीक है। और इसकी प्रतिक्रिया में ठीक उल्टी दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ, रॉकेट को एक जोर को धक्का मिलता है। इसी धक्के को हम थ्रस्ट कहते हैं। यही रॉकेट को ऊपर उठाता है। अच्छा, तो मतलब रॉकेट अपनी ही फेंकी हुई गैस के दम पर ऊपर उठता है? बिल्कुल, कोई जादू नहीं, सीधी सादी फिजिक्स। पर एक सवाल और आता है दिमाग में। अंतरिक्ष में वहां तो हवा नहीं होती, बिल्कुल वैक्यूम। हाँ, सही। तो फिर रॉकेट वहां कैसे चलता है? मतलब नीचे धक्का देने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, जैसे जमीन या हवा। फेंकना क्रिया है और उसके रिएक्शन में रॉकेट आगे बढ़ता है। ओह। उसे बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं, वो अपने ही फेंके हुए सामान से रिएक्शन पैदा करता है। और सच कहूं तो हवा ना होना उसके लिए और अच्छा है। वो क्यों? अरे क्योंकि हवा का वो फ्रिक्शन, मतलब घर्षण नहीं होता ना, तो रुकावट कम होती है और एफिशिएंटली चलता है। वाह, मतलब रॉकेट को उड़ने के लिए जमीन या हवा कुछ नहीं चाहिए। ये तो कमाल की बात है। और ये सिर्फ बड़े रॉकेट्स में ही नहीं होता होगा, शायद सैटेलाइट लॉन्च, स्पेसक्राफ्ट, या तक कि दिवाली वाले रॉकेट। हाँ हाँ बिल्कुल, ये नियम हर जगह है। सैटेलाइट लॉन्च करने वाले विशाल रॉकेट हों या स्पेस में घूमने वाले यान जो छोटे छोटे थ्रस्टर्स से गैस की फुहार छोड़कर अपनी दिशा बदलते हैं। या फिर वो अपना दिवाली वाला रॉकेट, वो भी तो नीचे गैस फेंक कर ही ऊपर जाता है ना। हाँ, सही बात है। सब न्यूटन के तीसरे नियम पर ही चल रहे हैं। कुछ बाहर फेंको और खुद उल्टी दिशा में जाओ। सिद्धांत एकदम सरल। सुनने में तो ये वाकई सरल लगता है, पर क्या इसे असल में एक असली रॉकेट बनाने में कोई बड़ी चुनौतियां नहीं थी? मेरा मतलब है, सिद्धांत जानना एक बात है, पर उसे इतने बड़े पैमाने पर लागू करना। सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, सिद्धांत बेशक सरल है, पर इसे हकीकत बनाना इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और आज भी है। सोचो जरा, कितनी ज्यादा मात्रा में ईंधन लगता है, फिर उसे जलाना, उससे जो भयानक गर्मी और दबाव पैदा होता है उसे संभालना, फिर गैस को सही दिशा में सही स्पीड से बाहर निकालने के लिए नोजल का डिजाइन। हाँ, वो भी जरूरी है। और साथ ही पूरे रॉकेट को हल्का भी रखना है और मजबूत भी। ये सब बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग है। और जो शुरुआती वैज्ञानिक थे जैसे रॉबर्ट गॉडार्ड, उन्हें बहुत मुश्किलें आई थी इसी सिद्धांत को प्रैक्टिकल बनाने में। समझ गया। तो मतलब ये उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगली बार जब हम कोई रॉकेट लॉन्च देखें, टीवी पर या कहीं भी, तो उस जबरदस्त उड़ान के पीछे का जो विज्ञान है उसे याद रख सकते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक सीधा सा आइडिया जो हमें सितारों तक ले जा रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक और सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। अगर हर क्रिया की, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो हमारे जो रोजमर्रा के अनगिनत काम है, जैसे चलना, तैरना, यहाँ तक कि सांस लेना, क्या ये सब छोटे छोटे एक्शंस मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड पर कोई ऐसा असर डालते हैं जिसे हम अभी शायद समझते ही नहीं? क्रिया और प्रतिक्रिया का ये जो अदृश्य जाल है, हो सकता है हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और फैला हुआ हो। वाह, ये सोचने वाली बात है। क्रिया प्रतिक्रिया का जाल।